हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस की। अगर सीटेट एग्जाम में आपका सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ है तो आपको 150 में से 60 क्वेश्चंस जस्ट इसी सब्जेक्ट में से आने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट में स्कोर करना सबसे आसान होता है। आप थोड़ी सी ही मेहनत में 60 में से 55 से ज़्यादा क्वेश्चंस आराम से सोल्व कर लेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप मेरी जस्ट एक क्लास लेके देखिए। इस सब्जेक्ट में स्कोर करना कोई बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6th, 7th और 8th क्लास का ही सिलेबस आने वाला है। मैं आपको हर टॉपिक बड़े ही आसान तरीके से और आसान भाषा में समझाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि सीटेट कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछता आया है या क्वेश्चन पूछ सकता है। और मैं आपको हर चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। नोट्स बिल्कुल सिंपल भाषा में है और एनसीईआरटी का हर पॉइंट कवर किया गया है। एक बार आप चैप्टर समझ लेंगे, उसके बाद नोट से आपको वो चैप्टर रिवाइज करने में 5-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। आज मैं डिस्कस करूंगा ज्योग्राफी का चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे क्लास 6th एनसीईआरटी का चैप्टर 1, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। एनसीईआरटी के हर चैप्टर का हर पॉइंट इन नोट्स में अच्छे से कवर किया गया है। आपको इन नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है एनसीईआरटी का। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच अपीयर टू अस आर हेवनली बॉडीज, द सन, द स्टार्स, द मून, द प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर ऑल हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज। फ्रेंड्स, स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें तैर रही हैं या उड़ रही हैं, या स्पेस के अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, चाहे वो चांद है, सूरज है, ग्रह हैं, ये जितनी भी चीज़ें स्पेस के अंदर मौजूद हैं, ये सब हेवनली या सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, कोई टेक्निकल चीज़ तो इसमें है नहीं। बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, यूनिवर्स। द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड्स ऑल सेलेस्टियल बॉडीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। फ्रेंड्स, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अंदर सब कुछ आता है। हमारी धरती, बाकी के प्लैनेट्स, चांद, जितनी और सैटेलाइट्स हैं, जितनी भी चीज़ें स्पेस में प्रेजेंट हैं, इन सब को मिला के जो चीज़ बनती है वो है यूनिवर्स। एक कंप्लीट सबसे बड़ी चीज़ जिसके अंदर सब कुछ बसा हुआ है, सिर्फ हमारी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया, वो यूनिवर्स है। ये लिमिटलेस होता है, मतलब यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है कि हम कह दें कि ये दीवार है, इस दीवार के बाद यूनिवर्स ख़त्म हो गया। यूनिवर्स अनंत है। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, गैलेक्सीज। फ्रेंड्स, आप इन सब नोट्स के स्क्रीनशॉट लेते रहना या इन्हें कहीं नोट करते रहना, क्योंकि हर पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है। डेफिनेशन रीड करते हैं। देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस। जो स्पेस के अंदर सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो तारे हैं, जो चांद है, जो सूरज है, या जितनी भी गैसेस हैं जो भी स्पेस के अंदर हैं, ये हर जगह बराबर मात्रा में प्रेजेंट नहीं है। कहीं पे बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़, मतलब कहीं पे बहुत सारे तारे, प्लैनेट्स एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, और कहीं पे एक भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हर 1 किलोमीटर के बाद एक प्लैनेट आएगा, फिर 1 किलोमीटर के बाद एक चांद आएगा, फिर 1 किलोमीटर के बाद एक तारा आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ एक साथ हैं और कहीं पे एक भी सेलेस्टियल बॉडी नहीं है। ये एक तरह से समूह बनाकर रहते हैं, मतलब कई सारे तारे, कई सारे उसके अंदर सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, ये सब एक साथ रहते हैं। स्पेस में अलग अलग जगह पर अलग अलग समूह, झुंड बने हुए हैं इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के, और इस एक झुंड को, एक समूह को हम गैलेक्सी कहते हैं। जैसे जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ जिस समूह में रहती है उस समूह का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। दीज सेलेस्टियल बॉडीज इन द स्पेस फॉर्म क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है समूह, झुंड। ये सेलेस्टियल बॉडीज समूह बनाकर रहती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। वन क्लस्टर में कंटेन मिलियन ऑफ हेवनली बॉडीज, मतलब एक क्लस्टर के अंदर बहुत सारी हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज हो सकती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज इन द क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स। फ्रेंड्स, हर चीज़ की अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब
वो हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये सब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, जो धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गई हैं और अब एक समूह में रह रही हैं। इसी को हम गैलेक्सी कहते हैं। ये एक साथ इसीलिए रुकी हुई हैं क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। सच अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स अलोंग विद जाइंट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। मतलब इस क्लस्टर, इस समूह के अंदर स्टार्स भी हैं, जाइंट कलेक्शन ऑफ गैसेस मतलब बहुत सारी गैसेस भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं और उन प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स भी हैं। ये सब इकट्ठे होकर एक समूह में रह रहे हैं, इसी को हम गैलेक्सी कहते हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन आउटवर्ड स्पाइरल ओरियन आर्म ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। जो हमारी धरती है और जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये दोनों मिल्की वे गैलेक्सी की बाहरी तरफ मौजूद हैं, आउटवर्ड स्पाइरल ओरियन आर्म। और जो हमारी गैलेक्सी होती है ना, इसके कुछ आर्म्स हैं। कौन से आर्म्स हैं, ये गैलेक्सी की क्या शेप होती है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारी धरती और सोलर सिस्टम या इनमें से कोई एक कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसमें आपको ओरियन आर्म पे टिक लगाना है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। मिल्की वे गैलेक्सी इज बैरिड स्पाइरल गैलेक्सी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है इसके बीच में एक बार है। मतलब बीच की तरफ बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज एक साथ इकट्ठी हो रखी हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज इनके चारों तरफ स्पाइरल शेप में मौजूद हैं। जो ये चारों तरफ स्पाइरल शेप्स बनी हुई हैं, इन्हें आर्म्स कहते हैं, गैलेक्सी के आर्म्स, हाथ। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के दो मेजर आर्म्स हैं। मेजर मतलब दो सबसे बड़े आर्म्स, और बहुत सारे छोटे छोटे माइनर आर्म्स भी हैं। उन माइनर आर्म्स में से एक आर्म है ओरियन आर्म, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम और धरती प्रेजेंट है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। इट कंटेन्स अ बार एट सेंटर रीजन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक बार है एंड हैज़ टू मेजर आर्म्स। दो मेजर आर्म्स हैं। द ओरियन आर्म इज लोकेटेड बिटवीन टू मेजर आर्म्स। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट, स्टार्स। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज। ल्यूमिनस का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट होती है, जैसे कि हमारे घर में बल्ब, एलईडी बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, टीवी, इनके पास खुद की लाइट होती है। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह स्टार्स के पास भी खुद की लाइट होती है। स्टार एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। जैसे कि चांद भी चमकता है, लेकिन चांद के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। चांद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। स्टार्स के ऊपर कोई जमीन नहीं होती है, वो हॉट गैसेस से बने हुए होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इट इनटू द स्पेस। स्टार्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं, जिस कारण वो हीट और लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं और उसे स्पेस में छोड़ देते हैं। यही लाइट एनर्जी हमें दूर से दिखाई देती है, जो हमें तारे चमकते हुए दिखते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। सन इज आवर नियरेस्ट स्टार। सूरज भी एक तारा है और वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, मतलब वो हमारी धरती के सबसे पास वाला तारा है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। प्रोक्सिमा सेंचुरी is the second nearest star to Earth. It is about 4.5 light years from us. जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूरज के बाद सेकंड नंबर का सबसे नज़दीकी तारा है धरती के, और वो धरती से 4.5 लाइट ईयर्स दूर है। फ्रेंड्स, 4.5 लाइट ईयर्स मतलब जो प्रोक्सिमा सेंचुरी को आज हम धरती से देखते हैं, वो जैसा हमें आज दिख रहा है वो ऐसा आज नहीं है, वो ऐसा 4.5 साल पहले था। प्रोक्सिमा सेंचुरी के वहाँ से जो लाइट 4.5 साल पहले चली थी वो हमें आज दिख रही है, वो इतना दूर है। और ये सेकंड नियरेस्ट तारा है, और सारे तारे तो और भी कहीं ज़्यादा दूर हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। लाइट ट्रेवल्स एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। फ्रेंड्स, जो लाइट रोशनी होती है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट इन अ ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लाइट ईयर क्या है।
लाइट ईयर है एक साल में रोशनी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 5th पॉइंट, कॉन्स्टिलेशंस। फ्रेंड्स, धरती से जब हम तारों को देखते हैं, कुछ तारे हम एक पर्टिकुलर शेप में दिखते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा बचपन में, ये सप्तऋषि हैं, इनकी ये शेप होती है। ऐसे ही कुछ तारे हमें अलग अलग शेप्स में दिखते हैं। जो ये शेप्स हैं इन्हीं को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। मतलब 5, 7, 10 या कुछ और तारे एक शेप में अरेंज्ड हैं, इसी शेप को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। आइए रीड करते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशंस आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। फॉर्मेशंस का मतलब वो जिस शेप में लगे हुए हैं। तारों का वो समूह जो अपनी उस शेप के कारण जाना जाता है, जिस शेप में वो लगे हुए हैं, उन्हें कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। एग्जाम्पल, उर्सा मेजर और ग्रेट बियर इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेवरल स्टार्स इन नॉर्दर्न स्काई। आसमान में नॉर्थ की डायरेक्शन में कुछ तारे समूह में लगे हुए हैं, उसे उर्सा मेजर कहते हैं। सप्तऋषि मंडल इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। यही जो उर्सा मेजर या ग्रेट बियर है, इसी का पार्ट है हमारा सप्तऋषि मंडल, जिसे आपने बचपन में अक्सर सुना होगा। सप्ता का मतलब होता है 7, सिंपल 7, 7। ऋषि का मतलब होता है सेजिस। ऋषि का मतलब तो हमें पता ही है, जो साधु संत होते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। 2 ब्राइट स्टार्स एट हेड ऑफ सप्तऋषि मंडल आर कॉल्ड पॉइंटर्स एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स स्टेशनरी स्टार, पोल स्टार और ध्रुव तारा। फ्रेंड्स, जो ध्रुव तारा होता है ना, पोल स्टार, ये हमारी धरती के पोल के एग्जैक्टली सिधाई में है। मतलब पोल के बिल्कुल ऊपर है, इसलिए इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। जो हमारी धरती के पोल से एक्सिस पास होती है, धरती इसी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आने वाले चैप्टर्स में हम इसे डिटेल में भी समझेंगे। जो इस एक्सिस पर धरती चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये इसके बिल्कुल सिधाई में है, इसलिए इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती। तो जो हमारे ये 2 ब्राइटेस्ट स्टार होते हैं सप्तऋषि मंडल में, इनसे अगर हम एक लाइन खींचे तो वो जाके पोल स्टार से टकराती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 6th पॉइंट, दी सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम में सबसे बीच में है सन, सूरज। और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके चारों तरफ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज चक्कर लगाती रहती हैं। ये सूरज और जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज इसके चारों तरफ घूमती हैं, यही सोलर सिस्टम है। अब वो सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की सैटेलाइट्स हैं और कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं, कुछ मेटेरॉइड्स हैं, कोमेट्स हैं। ये सब मिलाकर जो सब कुछ सूरज के चक्कर लगाते हैं, इंक्लूडिंग सूरज, ये सब सोलर सिस्टम है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 7th पॉइंट, द सन। द सन इज अ स्टार। सूरज एक तारा है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, अ स्टार डज नॉट हैव अ सरफेस बट इट इज़ अ बॉल ऑफ गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी। फ्रेंड्स, जो ये तारे होते हैं, जैसा कि सूरज भी है, इनके ऊपर कोई ज़मीन, कोई सतह नहीं होती है। ये पूरे के पूरे गैसेस से बने होते हैं और ये गैसेस इतनी सारी होती हैं, इनकी इतनी सारी ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है कि आपस में एक साथ चिपक के रहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो सीधा सा क्वेश्चन बनता है, स्टार के ऊपर क्या सतह होती है? तो वहाँ पे आपको नो लगाना है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट्स इट इनटू स्पेस। सन एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और इसकी खुद की हीट एंड लाइट एनर्जी होती है, जिसे स्पेस में छोड़ता है। हम उसे बड़ी इजीली दिन के वक्त फील भी कर सकते हैं, सूरज की लाइट को और उसकी हीट को। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द सन्स इंटेंस एनर्जी। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और सन के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं था। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सन इज अबाउट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। जो सन है वो धरती से 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है। फ्रेंड्स, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। अब जैसे 1.3 मिलियन है, अगर आपको इसे नॉर्मल नंबर्स में निकालना है तो आप 1.3 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर आएगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ सरफेस
इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। जो सूरज और धरती के सरफेस की दूरी है ये 150 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। रेज ऑफ सन रीचेज अर्थ सरफेस इन अबाउट 8 मिनट्स। सूरज की किरणों को सूरज से धरती तक आने में 8 मिनट लगती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 8th पॉइंट, दी प्लैनेट्स। फ्रेंड्स, इसमें सारे पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। जो प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, मतलब ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं और सबसे नज़दीक से लेकर सबसे दूर तक ये इसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखे हुए हैं। मरकरी सबसे पहला, वीनस दूसरा, धरती हमारी अर्थ तीसरा, मार्स चौथा, जुपिटर पांचवा, सैटर्न छठा, यूरेनस सातवां और नेपच्यून आठवां। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। फर्स्ट 4 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेस। जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर ज़मीन की सतह है, इनके ऊपर पत्थर से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई ज़मीन है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट 2 प्लैनेट्स, पांचवें और छठे प्लैनेट्स, जुपिटर एंड सैटर्न, आर नोन एज गैस जाइंट्स। जो जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट हैं इनके ऊपर सतह नहीं है, ये गैस के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें गैस जाइंट्स कहते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। लास्ट 2 प्लैनेट्स, यूरेनस एंड नेपच्यून, आर कॉल्ड आइस जाइंट्स। यूरेनस एंड नेपच्यून को आइस जाइंट्स कहते हैं क्योंकि ये सूरज से इतना दूर है कि वहाँ पे सूरज की गर्मी ना के बराबर पहुँचती है, तो यहाँ का तापमान बहुत ही कम रहता है, यहाँ हद से ज़्यादा ठंड रहती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे करीब है। येट नॉट हॉटेस्ट प्लैनेट बिकॉज ऑफ थिन एटमोसफियर। हेयर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जो मरकरी है वो सूरज के सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी वो सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है क्योंकि मरकरी इतना छोटा है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण वो अपने चारों तरफ हवा को पकड़ कर भी नहीं रख पाता है। बहुत ही पतली सी सरफेस है मरकरी के चारों तरफ हवा की, जिस कारण गर्मी उस प्लैनेट पर रुकती नहीं है। जब तक सूरज है तब तक तो वहाँ बहुत गर्मी रहती है, लेकिन सूरज के दूसरी साइड आते ही सारी की सारी हीट एनर्जी वापस स्पेस में चली जाती है। हवा हीट को प्लैनेट के अंदर रोक कर रख ही नहीं पाती क्योंकि हवा की लेयर इतनी पतली है, जिस कारण मरकरी सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है सूरज के सबसे नज़दीक होते हुए भी। जो सेकंड नंबर का प्लैनेट है वीनस, वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। वीनस इज हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड थिक एटमोसफियर। वीनस इज नोन एज ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। वीनस के ऊपर बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। फ्रेंड्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ मतलब ज़मीन के अंदर से पिघला हुआ लावा, जो कि पिघले हुए पत्थर होते हैं, ये लगातार बाहर आते हैं, जिस कारण वीनस पर काफ़ी सारी गर्मी बन जाती है। और सूरज के पास तो वो है ही, और उसका एटमॉस्फेयर भी काफ़ी मोटा है, मतलब उसके ऊपर जो हवा की चादर है वो काफ़ी अच्छी खासी है धरती की तरह, तो वहाँ पर गर्मी रुकती भी है और गर्मी को हवा बाहर जाने नहीं देती, जिस कारण वीनस हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस को धरती का ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विच प्लैनेट इज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ, वहाँ पे आपको वीनस टिक लगाना है। वीनस धरती का ट्विन प्लैनेट इसलिए है क्योंकि शेप में, साइज में वीनस कुछ हद तक धरती से मिलता जुलता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। एट इवनिंग इन वेस्ट डायरेक्शन ऑफ स्काई द फर्स्ट ब्राइट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार वी कैन सी इज वीनस प्लैनेट। It seems like the brightest
एंड बिगेस्ट स्टार। फ्रेंड्स, शाम होते ही आपको सबसे पहले एक तारा दिखने लगता होगा। आप आज शाम को नोटिस कीजिएगा, पूरे आसमान में कोई भी तारा नहीं है। शाम को सबसे पहले एक तारा दिखता है, वो सबसे ज़्यादा चमकता है। एक्चुअली में वो तारा नहीं है, वो वीनस प्लैनेट है। वो नज़दीक होने के कारण अलग से ही बड़ा दिखता है और ट्विंकल भी नहीं करता है, क्योंकि ट्विंकल तारे करते हैं, प्लैनेट्स नहीं। ये आपको अलग से ही बड़ा और सबसे ब्राइट तारा दिखेगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। मार्स इज़ नोन एज रेड प्लैनेट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इज़ अ कोल्ड डेजर्ट, मार्स एक कोल्ड डेजर्ट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स। जो ये 4 प्लैनेट्स हैं, इनके चारों तरफ रिंग्स होती हैं, छल्ले होते हैं। आपने अक्सर फोटो में सैटर्न के चारों तरफ तो छल्ले देखे होंगे, वो काफ़ी बड़े छल्ले हैं और सैटर्न उसके कारण काफ़ी फेमस भी है। लेकिन रियलिटी में इन चारों प्लैनेट्स के चारों तरफ छल्ले होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अर्लियर प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज द 9th प्लैनेट। In 2006, the International Astronomical Union (IAC) established a new category, dwarf planet, for Eris and Pluto. प्लूटो पहले 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन अब उसे प्लैनेट, ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया है। इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं हम। ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, ये इस सिलेबस में नहीं है और ना ही सीटेट इसके बारे में कुछ पूछता है। आने वाली बड़ी क्लासेस का सिलेबस जब हम कवर करेंगे तब इसे डिटेल में जानेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, तो उसमें इरिस या प्लूटो जो भी हो, आपको उसी को टिक लगाना है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट। 9th पॉइंट, धरती सबसे अलग क्यों है, धरती पे ही जीवन क्यों है। ये सब पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रैंक्स 3rd इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड 5th इन द साइज। जब सूरज से दूरी की बात होती है तो धरती तीसरे नंबर की है। पहला मरकरी है, दूसरा वीनस है, तीसरी हमारी धरती अर्थ है। और जब साइज की बात होती है, कौन कितना बड़ा है, धरती 5th नंबर पर है। प्लैनेट्स जो 8 प्लैनेट्स हैं, उनमें धरती का साइज 5th है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच मेक्स अ डे। फ्रेंड्स, धरती 2 तरह से घूमती है। एक तो वो सूरज के चक्कर लगाती है और एक वो अपनी एक्सिस पर, जैसे लट्टू घूमता है ना कील के ऊपर, एक वैसे लट्टू की तरह भी धरती घूमती है। जो लट्टू की तरह धरती घूमती है उसे कहते हैं रोटेशन। और एक लट्टू की तरह घूमने वाला चक्कर धरती 24 घंटे में पूरा कर लेती है, और यही 24 घंटे का एक दिन होता है। और जो सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, उस रोटेशन को कहते हैं हम रेवोल्यूशन। जो लट्टू की तरह घूमेगी उसे रोटेशन, और जो सूरज के चारों तरफ घूमेगी उसे रेवोल्यूशन। और जो सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है, उस चक्कर को पूरा होने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, जो कि 1 साल होता है। इट्स रेवोल्यूशन अराउंड सन इज कवर्ड इन 365 days and 6 hours विच मेक्स 1 ईयर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, धरती अपनी रेवोल्यूशन कितनी देर में पूरी करती है? 365 days and 6 hours। ऑप्शंस भी आपको वो कंफ्यूजिंग देगा। एक में 365 डेज दे देगा, एक में 365 डेज 12 आवर्स दे देगा, एक में 365 डेज 4 आवर्स दे देगा। आपको टिक 365 डेज और 6 आवर्स पे ही लगाना है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अर्थ इज फ्लैटन्ड एट पोल्स एंड दिस शेप इज नोन एज जियोइड। फ्रेंड्स, धरती पूरी बॉल की तरह गोल नहीं है। जैसे गेंद बॉल होती है वैसे गोल नहीं है, वो चपटी होती है पोल्स के पास से, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये ऊपर और नीचे से चपटी, धरती ऐसी चपटी होती है और इस शेप को जियोइड नाम दिया गया है। क्वेश्चन क्या बनेगा, धरती की शेप क्या है? वहाँ पे स्पीयर आपको कभी भी नहीं लगाना है आंसर होगा जियोइड, भू आब। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। फेवरेबल कंडीशंस विच सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ। धरती पर जीवन संभव क्यों है? पॉइंट, अर्थ रिसीव्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो धरती है वो सूरज से मॉडरेट मतलब ठीक ठाक अमाउंट में हीट और लाइट रिसीव करती है। सूरज से धरती पर ठीक ठाक अमाउंट में रोशनी और उसकी गर्मी पहुंचती है, ना ही ज़्यादा ना ही कम, क्योंकि ज़्यादा होगी
तो गर्मी के कारण सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जैसे कि वीनस और मार्स पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अगर कम पहुँचेगी तो हीट एनर्जी इतनी कम हो जाएगी तो भी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। जैसे कि हमारे जो आगे के प्लैनेट्स हैं मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यहाँ भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। धरती एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पहुँचती है ना ही कम गर्मी पहुँचती है, एग्जैक्टली उतनी पहुँचती है जितनी की हमें ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर एंड सो इट इज़ कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। जो धरती का 2/3 सरफेस है, मान लीजिए कि हम धरती के 3 टुकड़े कर देते हैं, तो 3 में से जो 2 टुकड़े हैं वो तो पानी के ही होंगे, बाकी का 1 टुकड़ा है बस ज़मीन का। 2/3 पानी है, जिस कारण धरती पर लाइफ संभव है, क्योंकि जल ही जीवन है। और इतना सारा पानी होने के कारण जब हम स्पेस से धरती को देखते हैं तो धरती नीले रंग की दिखाई देती है, जिस कारण धरती को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। अर्थ्स एटमॉस्फेयर, इट कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ। Earth's atmosphere protects us from harmful sun rays and incoming meteoroids. फ्रेंड्स, जो धरती का एटमॉस्फेयर है इसके अंदर गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी काफ़ी सारी गैसेस, ऑक्सीजन, जिनकी हमें अलग अलग कामों में ज़रूरत पड़ती है। और जो धरती का एटमॉस्फेयर है ये सन से आने वाली यूवी रेज से हमें बचाता है। और कई बार कुछ पत्थर के टुकड़े जिन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं ये भी धरती के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं। इसे भी धरती का एटमॉस्फेयर धरती के सतह तक पहुंचने से पहले जला देता है, जिस कारण धरती पर जिंदगी संभव है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ऑन September 24, 2014, इंडिया बिकेम द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड द फर्स्ट टू अचीव इट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। 24 सितंबर 2014 को इंडिया ने अपनी स्पेसशिप मार्स की ऑर्बिट पर पहुंचा दी। फ्रेंड्स, ऑर्बिट का मतलब होता है वो रास्ता जिस रास्ते पे कोई भी प्लैनेट सूरज के चक्कर लगाता है। मार्स जिस रास्ते पे सूरज के चक्कर लगाता है गोल गोल घूमकर, उसे मार्स की ऑर्बिट कहते हैं। उस रास्ते पर भारत ने 24 सितंबर 2014 को अपनी स्पेसशिप पहुंचा दी। हमसे पहले 3 और देश अपनी स्पेसशिप पहुंचा चुके हैं। हम चौथे ऐसे देश हैं जिसने ये कारनामा किया है, लेकिन हम पहले ऐसे देश हैं जिसने पहली ही कोशिश में ऐसा कर लिया। बात करेंगे 10th पॉइंट की, सैटेलाइट्स, उपग्रह। दी हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। लाइक द प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम सन। फ्रेंड्स, कुछ हेवनली बॉडीज प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती हैं और उन्हें सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे धरती के चारों तरफ हमारे चंदा मामा चांद घूमता है, ये धरती की एक सैटेलाइट है। तो जो हेवनली बॉडीज प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं, ग्रहों के चक्कर लगाती हैं, उन्हें सैटेलाइट्स, उपग्रह कहते हैं। इन उपग्रह सैटेलाइट्स के पास भी खुद की रोशनी नहीं होती है। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट। मरकरी और वीनस के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ हैज़ 1 सैटेलाइट, हमारे पास एक सैटेलाइट है, हमारे चंदा मामा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। एज ऑफ 2015, सैटर्न हैज़ 53, जुपिटर हैज़ 50, यूरेनस हैज़ 27, नेपच्यून हैज़ 13 एंड मार्स हैज़ 2 सैटेलाइट्स। फ्रेंड्स, ये जितने भी सैटेलाइट्स के नंबर हैं, सैटर्न की 53, जुपिटर की 50, इनमें से आपको कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा और ये कुछ सालों में बदलते भी रहते हैं। ये 2015 का डाटा है, जब नई NCERT आएगी फिर नंबर बदल के आएगा, क्योंकि इनकी सैटेलाइट्स की काउंटिंग ख़त्म ही नहीं हुई है। जो जो हमें दिखती रहती हैं हम उनको नोट डाउन करके एक नाम दे देते हैं और काउंटिंग बढ़ती रहती है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। फ्रेंड्स, कुछ सैटेलाइट्स ऐसी भी हैं जो इंसान ने बनाकर स्पेस में भेज दी हैं और वो लगातार धरती के चक्कर लगा रही हैं। ऐसी सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं।
ये हमारे अलग अलग काम करती हैं। जैसे हमारा गूगल मैप जो चलता है सैटेलाइट से चलता है, हमारा जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट से काम करता है, हमारा टीवी, डिश टीवी, टाटा स्काई, ये सब सैटेलाइट से काम करते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 11th पॉइंट, द मून आवर नियरेस्ट कंपेनियन। मून हमारे सबसे पास वाली सेलेस्टियल बॉडी। फर्स्ट पॉइंट, मून इज क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू द अर्थ एंड इट इज़ अबाउट 384,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून है वो धरती के सबसे पास वाली सेलेस्टियल बॉडी है और ये धरती से 384,000 किलोमीटर दूर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आप डिस्टेंस याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। जो मून का डायमीटर है, चाहे डायमीटर पूछे चाहे वो रेडियस पूछे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 1/4 ही होगा। 1/4 मतलब 1/4। जो चांद का डायमीटर है या चांद का रेडियस है वो धरती की 1/4 है। ऑप्शन में 1/4 हो आप उसे टिक लगाएंगे, ऑप्शन में 1/4 हो तो भी आप उसे ही टिक लगाएंगे। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे। फ्रेंड्स, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज सेम, दैट इज 27.3 डेज। फ्रेंड्स, जो मून लट्टू की तरह घूमता है और धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये दोनों तरह के चक्कर सेम टाइम में पूरा करता है। मतलब मून जो अपनी एक्सिस पर लट्टू की तरह घूम रहा है, उस एक चक्कर को पूरा करने में चांद को 27.3 डेज लगते हैं, और जो धरती का एक पूरा चक्कर लगाता है उसमें भी सेम टाइम लगता है, 27.3 डेज। ड्यू टू दिस सेम पीरियड ऑफ बोथ मूवमेंट्स ओनली वन साइड ऑफ मून इज विजिबल फ्रॉम अर्थ। क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इस कारण से चांद का मुंह एक ही साइड का हरदम धरती की तरफ रहता है। मतलब जो हम बचपन से चांद देखते आए हैं, ये हम चांद का एक सेम फेस ही बार बार देख रहे हैं। इसके पीछे वाली साइड हमें कभी नहीं दिखी है, क्योंकि इसका लट्टू की तरह अपने ऊपर घूमना और धरती के चक्कर चारों तरफ चक्कर लगाना बिल्कुल सेम टाइम में होता है, जिस कारण एक ही मुंह इसका हरदम धरती की तरफ रहता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर अराउंड इट, सो ड्यूरिंग डे टाइम इन लाइट ऑफ सन it is extremely hot around 214 degrees Celsius and during night it is extremely cold around -184 degrees Celsius। फ्रेंड्स, मून काफ़ी छोटा है, धरती से 1/4 है उसका डायमीटर, जिस कारण इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने के कारण ये अपने चारों तरफ हवा को रोक नहीं पाया, इसकी सारी हवा उड़ गई। अब इसके ऊपर कोई भी हवा की चादर नहीं है, जिस कारण दिन के वक्त जब इसके ऊपर सूरज आता है तब तो ये बहुत गर्म हो जाता है, और जब सूरज जाता है तो वो सारी हीट एनर्जी उड़ जाती है और बिल्कुल ठंडक हो जाती है। वहाँ हद से ज़्यादा ठंडक, -184 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है हीट एनर्जी को रोकने के लिए। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, 12th पॉइंट, फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएँ। व्हेन द इल्यूमिनेटेड, प्रकाशित साइड ऑफ मून इज फुली हिडन फ्रॉम आवर व्यू, इट इज कॉल्ड द न्यू मून, अमावस्या। जिस दिन हमें बिल्कुल भी चांद नहीं दिखता है, चांद पूरी तरह छुपा हुआ होता है, हम सब जानते हो अमावस्या है, उसे कहते हैं न्यू मून डे, अमावस्या। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, आफ्टर न्यू मून, अमावस्या, विजिबल पोर्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ऑन 8th डे फ्रॉम अमावस्या, हाफ पोर्शन ऑफ मून कम्स इन आवर व्यू। फ्रेंड्स, अमावस्या जिस दिन चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है, उसके बाद हर एक दिन धीरे धीरे हमें चांद दिखने लगता है और चांद बड़ा होने लगता है। अमावस्या के बाद 8वें दिन हमें एग्जैक्टली आधा चांद दिखता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, द फुल मून बिकम्स विजिबल आफ्टर 15 डेज आफ्टर अमावस्या व्हेन हाफ ऑफ मून्स रेवोल्यूशन इज कंप्लीटेड। फ्रेंड्स, अमावस्या के 15 दिन बाद आती है पूर्णिमा, जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। इस वक्त तक चांद अपनी आधी रेवोल्यूशन, मतलब धरती का आधा चक्कर लगा चुका होता है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक। एक अमावस्या से लेके दूसरी अमावस्या तक चांद अपना एक पूरा चक्कर लगा लेता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, व्हेन द मून इज कंप्लीटली विजिबल टू अस
इट इज़ फुल मून डे, पूर्णिमा। जिस दिन हमें पूरा गोल चांद दिखता है वो पूर्णिमा होती है, फुल मून डे। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। आफ्टर फुल मून डे द डिक्लाइन ऑफ मून इल्यूमिनेटेड पार्ट स्टार्ट्स। पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चांद की शेप छोटी होती जाती है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन मून, फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन ऑन जुलाई 21, 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद की सतह पर कदम रखा और दूसरे इंसान थे एडविन एल्ड्रिन। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। 13th अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन सोलर सिस्टम। सन, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा और क्या क्या सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं हमारे सोलर सिस्टम में, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स आर टाइनी रॉकी स्पेस ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट आवर सन। मोस्ट एस्ट्रॉयड्स ऑर्बिट आवर सन इन रीजन बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, नोन एज एस्ट्रॉयड बेल्ट्स। फ्रेंड्स, एस्ट्रॉयड्स भी कुछ पत्थर के टुकड़े हैं जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है। एस्ट्रॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में। जिस रास्ते पर मार्स सूरज के चक्कर लगाता है और जिस रास्ते पर जुपिटर सूरज के चक्कर लगाता है, इन दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड सूरज के चक्कर लगाती हैं। कुछ एस्ट्रॉयड्स इनकी ऑर्बिट के अलावा बाहर भी प्रेजेंट है, पर मैक्सिमम एस्ट्रॉयड्स यहीं पे प्रेजेंट है और वो सूरज के चक्कर लगातार लगा रही हैं। ये कुछ नहीं है, बस पत्थर के टुकड़े हैं। कुछ बड़े साइज़ के भी हैं और कुछ छोटे साइज़ के भी हैं। फ्रेंड्स, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, मीटेरॉइड्स, उल्का पिंड। फ्रेंड्स, ये पत्थर के वो टुकड़े हैं जो कभी कभी धरती के पास पहुंच जाते हैं, धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर भी कर जाते हैं। मीटेरॉइड्स आर लिटिल चंक्स ऑफ रॉक्स। चंक्स मतलब पार्ट, मतलब पत्थर के टुकड़े, चंक्स ऑफ रॉक्स एंड डेब्रिस इन स्पेस। डेब्रिस मतलब मलबा। पत्थर के कुछ टुकड़े जो धरती की सतह के पास पहुंच जाते हैं, इस स्पेस में घूम रहे हैं, इन्हें हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। दे बिकम मिटेओर्स और शूटिंग स्टार्स व्हेन दे फॉल थ्रू द अर्थ सरफेस। जब ये अर्थ के सरफेस में घुस जाते हैं तो इन्हें हम मिटेओर्स या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर टूटता तारा। टूटता तारा कुछ नहीं है, यही है जो कुछ पत्थर के टुकड़े धरती के सरफेस में घुस जाते हैं और धरती की एयर के फ्रिक्शन के कारण वो इतने गर्म हो जाते हैं कि उनमें आग लग जाती है और उन्हें देख के ऐसा लगता है दूर से कि वो चमक रहे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कोमेट्स, धूमकेतु। फ्रेंड्स, कोमेट्स मतलब पुछल तारा। आपने ये नाम कभी ना कभी सुना होगा। कोमेट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद अ हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। मतलब इनके पास एक मुंह होता है, एक इनका फेस होता है और इनके फेस के साथ एक पूंछ सी चलती है पीछे, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इन्हें हम हिंदी में पुछल तारा कहते हैं और ये एक ल्यूमिनस पूंछ होती है, मतलब इसके पास खुद की लाइट होती है। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। ये डस्ट और फ्रोजन गैसेस, जमी हुई गैसों के बने होते हैं। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ये आसमान में कभी कभार बहुत सालों के बाद दिखाई देते हैं, जैसे कि एक हेलिस कोमेट। अ कोमेट नोन एज हेलिस कोमेट अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 76 ईयर इंटरवल। मतलब एक हेली कोमेट नाम का पुछल तारा है या हेलिस कोमेट है जो हर 76 साल के बाद, 76 साल के बाद हमें धरती से नंगी आंखों से भी दिखाई देता है। ये आखिरी बार 1986 में देखा गया था और ये अगली बार 2061 के आसपास हमें दिखाई देगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर kaleducation@gmail.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।